आई एम स्टार्टिंग अ वेरी धमाकेदार चैप्टर टुडे और चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से सेक्शन 27। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूं। हमारी फेवरेट ड्राइंग बचपन में ये होती थी। एक हमने पहाड़ बनाए, ऊपर हमारा सूरज चमक रहा है, नीचे हमारा एक घर है, एक पेड़ है, नीचे विरांडा बनाया हुआ है, एक शीतल जल का झरना भी बह रहा है। तो दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी हेड मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पेंटिंग से इंस्पायर्ड हुआ है। इस पेंटिंग के अंदर जो मेन चीज मुझे दिखानी है दैट इज अ हाउस। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ हाउस, हाउस की क्वालिटीज क्या होती हैं, तो आप बोलोगे सर हाउस के अंदर एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है, उसके अंदर साथ में वॉल्स होती हैं, रूफ होती है, उसमें विंडोज होती हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर हाउस में, और उसके अंदर डोर्स होते हैं। और ये जो हाउस बना हुआ है वो कंक्रीट का बना हुआ है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कंक्रीट का, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं मान रहा मैं। कंक्रीट का मतलब है स्टोन का बना हुआ है, ब्रिक का बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर है। कंप्लीट का मतलब है गाइस पूरा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी छत नहीं डलना बाकी है, अभी खाली दीवारें ही खड़ी हुई हैं। आई एम जस्ट एज्यूमिंग टू थिंग्स। इट इज अ concrete structure which is made up of stone, bricks, rocks. It's not a temporary structure and it is a complete structure. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ हाउस, हाउस इज अ स्ट्रक्चर विच हैज अ फाउंडेशन, वॉल, रूफ, विंडोज, डोर्स एंड विच इज अ कॉन्क्रीट एंड अ कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। इस हाउस के साथ एक ब्राउन शेडेड एरिया भी है जिसको हम बोलते हैं अटैच्ड एरिया, और जिसको हम कह सकते हैं अटैच्ड लैंड। ये अटैच्ड लैंड हाउस में जो लोग रहते हैं उसको सपोर्ट करती है। किस प्रकार से? इसके अंदर आप अपना गार्डन अपना बना सकते हैं, पार्किंग एरिया बना सकते हैं। इसके अंदर आप प्लेइंग एरिया बच्चों का बना सकते हैं, अपना कोई स्पोर्ट्स एरिया बना सकते हैं। ये अटैच्ड लैंड का कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता, नो इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता। और कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता मकान के साथ की होती है। और ये हाउस हमारे यू नो चंकी पांडे साहब ओन करते हैं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। चंकी पांडे साहब ओन करते हैं हाउस हमारा, और ये हाउस के ओनर हो गए चंकी पांडे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में भी कुछ ना कुछ लिंकेज इस हाउस से है। हाउस प्रॉपर्टी हेड का सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22, और सेक्शन 22 गाइस चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड सेकंड हेड ऑफ इनकम है। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम वाज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 में था। हाउस प्रॉपर्टी है 22 टू 27। 22 है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कहता है इट्स लाइक अ दरबार। अगर इसने परमिशन दे दी तो हाउस प्रॉपर्टी हेड आपके ऊपर एक्टिवेट होगा इनकम टैक्स में। अगर सेक्शन 22 ने परमिशन नहीं दी तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्टिवेट नहीं होगा। सबसे पहली क्वालिटी सेक्शन 22 एप्लीकेबल करने के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, या वो हाउस होना चाहिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है। और बिल्डिंग और हाउस का मीनिंग मैंने आपको बचपन की ड्राइंग से पहले समझा दिया। इट इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फाउंडेशन फलाना फलाना, कंक्रीट एंड कंप्लीट। बिल्डिंग विद और विदाउट, यस माय डियर फ्रेंड्स, विद और विदाउट अटैच्ड लैंड। अगर बिल्डिंग के साथ अटैच्ड लैंड है तो दोनों को हम पूरे के पूरे एरिया को ले लेंगे एचपी में। अटैच लैंड नहीं है, बिल्डिंग तो है। जैसे जूते होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में सॉक्स अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सिंग इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग विद और विदाउट अटैच लैंड। तो अटैच लैंड है तो वेल एंड गुड, दोनों को ले जाएंगे एचपी में। अटैच लैंड नहीं है, विरांडा और बैकयार्ड कोर्टयार्ड डजंट मैटर, बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है इस हेड में इनकम को आने के लिए, द ओनर विल बी चार्जेबल अंडर दिस हेड। इन दिस केस चंकी पांडे साहब विल बी दी ओनर। तो ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड है। इफ यू ओनली हैव द पोजेशन एंड नॉट द ओनरशिप, देन दिस हेड इज नॉट फॉर यू। So you should be owner, whether you should be a legal owner
कानूनी तौर से आपके पास पेपर होने चाहिए उसके, और यू आर अ डीम्ड ओनर। इसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, चला जाता है। तो डीम्ड ओनर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 27। सरकार ने कहा या तो आप कानूनी तौर से ओनर होने चाहिए, अगर आप कानूनी तौर से ओनर नहीं है, डीम्ड ओनर भी चलेगा। और डीम्ड ओनर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर गवर्नमेंट मान लेती है, क्योंकि आज हमारी इंट्रो लेक्चर है, पहली लेक्चर है एचपी का, तो आज की क्लास शॉर्ट एंड स्वीट होने वाली है, मैंने आपको कहा, और आगे की क्लासेस में ये डिटेल्ड चीजें हम करने वाले हैं। तीसरी बात, अगर चंकी साहब इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते, सर कॉमर्शियल पर्पस मींस मे बी शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, ऑफिस, क्लिनिक फॉर अ डॉक्टर, जहां रेस्टोरेंट, यस मे बी अ रेस्टोरेंट, मे बी अ बुटीक, मे बी अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. So they can be, multiple purposes for which you can use it for commercial purpose. Then again, section 22 will throw this property out of HP. क्योंकि तीसरी कंडीशन ये है कि the property should not be used. Yes, my dear friends, not used by owner for बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ओनर बिजनेस प्रोफेशन के लिए करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा। फिर आपकी बिल्डिंग कहां जाएगी बताओ? आपकी बिल्डिंग बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी। तो इस डायग्राम से आपको क्या बात समझ आई अभी तक? देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं है तो बात ही खत्म। देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर, देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर। दूसरा, यू शुड बी ओनर ऑफ द स्ट्रक्चर। इफ यू आर द हैविंग द पोजेशन एंड नॉट द ओनरशिप, नाउ दिस हेड इज नॉट मेंट फॉर यू। और ओनर इसका इस्तेमाल किस लिए करे ये नहीं बताया गया हाउस प्रॉपर्टी में, किस लिए नहीं करे। He should not be using the property, Chunky Saab, not using the property for his business and profession. If he's using it for business profession, like factory, godown, shop, coaching institute, then the portion of it, जितना अगर वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पूरी है तो पूरी, पोर्शन है तो पोर्शन बिजनेस प्रोफेशन में चली जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, तीनों अगर कंडीशन पूरी हो गई, हाँ जी सुनिए, तीनों कंडीशन अगर पूरी हो गई, तो फिर गवर्नमेंट कहती है इसकी इनकम एचपी में आएगी। आज की क्लास में इनकम निकालना भी सिखाऊंगा कंडीशंस के साथ साथ। आई टेल यू हाउ टू कंप्यूट द टोटल इनकम फ्रॉम एचपी। इस इनकम का नाम दिया गया है रेंटल इनकम। नो, गवर्नमेंट ने रेंटल वर्ड नहीं लिखा है यहां पर। सैलरी में सैलरी टैक्सेबल होती है, बिजनेस में बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है, कैपिटल गेन में कैपिटल इनकम टैक्सेबल होती है। एचपी में रेंटल इनकम टैक्सेबल नहीं होती। उसकी जगह गवर्नमेंट ने एक वर्ड निकाला एनुअल वैल्यू, वो टैक्सेबल होती है। तो इनकम के अंदर रेंट वर्ड टैक्सेबल नहीं किया। इंस्टेड गवर्नमेंट सेड विल कंप्यूट एनुअल वैल्यू। The three conditions are fulfilled. My dear friends, first, there has to be a structure, which is a complete and a concrete structure owned by a person, maybe legally or deemed ownership, and not used by the owner for his business and profession. If all the three conditions fulfilled, we are going to compute his income under the house property. But disclaimer is, we are not going to tax the rent as it is. We are going to tax annual value. The logic being, अगर हम रेंट बोल देते कि रेंट टैक्सेबल होगा, तो पीपल वुड हैव हिडन दिस इनकम। परहैप्स दिस इज द ओनली इनकम बिटवीन टू पर्संस। सैलरी नौकरी करते हो, छुपा नहीं सकते। देखो प्यार में बोलते क्या कहते हैं उसको, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो नौकरी की इनकम है, छुपा नहीं सकते। एफडी की इनकम है, छुपा नहीं सकते। बिजनेस करते हो, आटे में नमक कर सकते हो, थोड़ा छुपा सकते, लेकिन बिजनेस अगर दुकान खुली हुई है तो यू कैन नॉट से आई एम जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। बट दिस इनकम इज बिटवीन टू पर्संस, लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। अगर हम रेंट वर्ड लिखते तो लोग क्या करते, मैंने प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, मैं बोलता जी किराए पे नहीं दी है, और टेनेंट भी झूठ बोल देता। प्रॉब्लम ये है, अगर हम रेंट बोलते, रेंट वाली प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी एचपी में, देन एवरीबॉडी वुड हैव सेड हमने रेंट पे दी नहीं है। अरे जी गरीब आदमी था, इसके पास छत नहीं थी, मैंने इसको रहने के लिए छत दे दी।
टेनेंट भी बोल देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये क्योंकि है इनकम ही 2 लोगों के बीच की, थर्ड पर्सन को तो भनक भी नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा, अब रेंट पे दो, ना दो, इस प्रॉपर्टी को एचपी में कवर करेंगे अगर आपके पास ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई। And what is annual value? You will be surprised to know annual value, my dear friends, is a deemed value. Annual value is a deemed value. What is deemed? Assumed value. Annual value is a deemed value, which is computed under section 23. Annual value is computed under 23. तो एक नोशनल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू काल्पनिक वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 3 कंडीशंस पूरी हो गई, बाहर की भट्टी में जाए रेंट, हम देखेंगे एनुअल वैल्यू और उसको ही इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। और पांचों हेड की इनकम अगर आपके पास आ गई, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, आईयूएस की इनकम, जीटीआई आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, और जीटीआई आ जाएगा दोस्तों तो 80C टू 80U माइनस करके टोटल इनकम आ जाएगी। तो इनकम टैक्स के अंदर जो लोग भी इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, पहले दिमाग क्लियर करें, टोटल इनकम निकालना हमारा एम है। और टोटल इनकम के लिए हमें चाहिए 5 हेड्स, 5 हेड्स, पांचों हेड्स की इनकम निकालना है। सैलरी की इनकम निकालने का इंट्रो लेक्चर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, टैक्स फंडास बाय सीए सचिन गुप्ता। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है, मेरे चैनल पे भी मिल सकता है, जाकर चेकआउट करिएगा। तो ये मेरे इंट्रो लेक्चर्स, हमारे पहले लेक्चर्स होते हैं क्लासेस के। आगे हम क्लासेस के अंदर इनको इलैबोरेट करते हैं, इनकी डिफरेंट सिचुएशंस करते हैं, वो है। चलिए, so rent word क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने? Because government wanted to tax the property, and if we have said a rented property, then people would have said rent पे दी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा आप रेंट पे दें या ना दें, आपके पास मुर्गी है तो हम ये मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे अंडा होगा। उसी तरीके से अगर आपके पास बिल्डिंग है तो हम एज्यूम कर लेंगे इनकम है, और उस इनकम की कैलकुलेशन का नाम है एनुअल वैल्यू, जिसके लिए सेक्शन 23 पे हमें जाना पड़ेगा। और अब मैं आप लोगों को सेक्शन 23 का वो मैजिकल चार्ट बनाना सिखा रहा हूं। और दोस्तों, हर आदमी के पास कहीं ना कहीं एक मकान छोटा हो बड़ा हो, उस सब के लिए, उन सबको ये कैलकुलेशन देखनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स से वास्ता फ्रॉम चौकीदार टू प्राइम मिनिस्टर एवरीबडी रिक्वायर्स इट। दो हमारी इनकम टैक्स की हिंदुस्तान में पेनिट्रेशन बहुत कम है, but over the period of time people are becoming aware, they don't want to mess with the government, it's always better to pay your taxes. So section 23, computation of annual value, and you will be surprised to know within the next 10 minutes I'm going to tell you this complex calculation, and you will be jumping with joy after 10 minutes. Computation of एनुअल वैल्यू। और याद रखिएगा, एनुअल वैल्यू हर एक बिल्डिंग की निकलेगी जो सेक्शन 22 ने एंट्री दी है। किस बिल्डिंग की नहीं निकलेगी एनुअल वैल्यू? बताइए बताइए। जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए है। बाकी रेंट पे दो, खाली पड़ी हुई है, रहते हो, सबकी एनुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। वो अलग बात है एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो बातें नहीं बता रहा। एनुअल वैल्यू हर बिल्डिंग की आएगी। तो अगर मैं पूछूं चंकी पांडे साहब इसमें रहते हैं, सेक्शन 23 में ये बिल्डिंग आएगी। चंकी पांडे साहब इसको किराए पे देते हैं, सेक्शन 23 में आएगी। चंकी पांडे साहब इसको खाली रखे हुए हैं, वो भी आएगी। किराए पे देते हैं, वो भी आएगी। इसको लेट आउट करते हैं, वो भी आएगी। तो एवरी प्रॉपर्टी owned by Chunky Pandey will be covered under section 22 except used by Chunky Pandey for his own business and profession। ठीक है ना? सबसे पहला काम क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सरकार के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू उस बिल्डिंग की निकालनी होती है जो सेक्शन 22 में आ गई। तो चंकी साहब यहाँ पर अपनी निकालेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। मान लीजिए उनकी बिल्डिंग की म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख रुपए। Now you must be wondering, what the hell is municipal value? Municipal value MCD के रिकॉर्ड से, yes my dear friends, MCD के रिकॉर्ड से मिलेगी। It is the value determined by the municipal authorities to levy house tax। हाउस टैक्स लगाने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू सर्कल रेट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मार्केट में क्या क्या रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से एमसीडी वाले प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, संपत्ति कर लगाने के लिए निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। एंड इन रियल लाइफ यू कैन गेट इट द वैल्यूएशन डन। म्युनिसिपल वैल्यू के बाद आप दूसरी वैल्यू ढूंढिएगा, निकालिएगा, कंप्यूट करिएगा, फेयर रेंटल वैल्यू, और वो दी हुई है मान लीजिए 7 लाख रुपए।
अब व्हाट इज फेयर रेंटल वैल्यू? फेयर रेंटल वैल्यू इज मार्केट रेंट, प्रॉपर्टी का मार्केट में रेंट क्या चल रहा है, क्योंकि हमें चाहिए एनुअल वैल्यू विच इज द नोशनल वैल्यू, और नोशनल वैल्यू को थोड़े से तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पहला काम है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंटल वैल्यू। गवर्नमेंट सेज टेक द हायर बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स मोर एंड मोर एनुअल वैल्यू, गवर्नमेंट चाहेगी ज्यादा से ज्यादा हो, so we'll take the higher of the two, and higher figure is, guys, in this case it is 7 lakhs। चलिए, नाउ हायर ऑफ द टू करिए, 7 लाख आ गए। अब आप क्या करिए, एक फिगर ढूंढिए स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए प्रॉपर्टी का है 4.5 लाख। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? अगर प्रॉपर्टी पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होती है, इट इज अ रेंट कंट्रोल एक्ट, इज एन एक्ट विच मेक्स टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप्स बेटर। लॉ नहीं होगा तो एक दूसरे का सिर तोड़ सकते हैं। तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है दोनों के ऊपर कि लॉ के अंतर्गत हम आते हैं, लाइक अ पार्टनरशिप एक्ट विच मैनेजेस द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, द कंपनीज एक्ट between the company, shareholders, directors, and everybody. The Rent Control Act is an act which manages a relationship between the tenant and the owner. Rent Control Act में एक फिगर फॉर्मूला के बेसिस पे होता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन रियलाइज इन केस द टेनेंट डिफॉल्ट्स फ्रॉम द कोर्ट। तो लीगली आप कितना रिकवर कर पाएंगे कोर्ट के माध्यम से, ये वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम लीगल रेंट which the owner can realize from a defaulting tenant. If the tenant defaults, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। Now government says, now I won't say government says, but you have to take the lower figure, and the lower figure is known as expected rent, which is equal to 4,50,000. Now this lower figure वाला concept is due to a Supreme Court judgment, is due to a Supreme Court judgment in Sheila Kaushik वर्सेस सीआईटी, जिसमें कहा गया था, समझने की कोशिश करिएगा, कि भाई जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ईआर, यस माय डियर फ्रेंड्स, ईआर कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ईआर कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। अब थोड़ी सी कहानी को सरल करते हैं ना, सरल भाषा में, क्योंकि मेरा एम यही हमेशा रहता है अपनी क्लासेस में कि चीजों को सरल किया जाए। इनकम टैक्स इज यस नो डाउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई वांट टू मेक इट एज सिंपल एंड एज सरल एंड एज सुंदर, सस्ता, टिकाऊ फॉर माय स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम क्या है, गवर्नमेंट चाहती है एक नोशनल अमाउंट निकाला जाए जिसका नाम होता है ईआर। और ईआर निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक इंग्रेडिएंट चाहिए, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या चीज है, एमसीडी रिकॉर्ड से मिलती है। फिर गवर्नमेंट कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू निकालिए, मार्केट से मिल जाएगी। हायर देखिए, और हायर को देन आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट से। दिस इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ऑल दीज थिंग्स विच वी आर डूइंग इज नोशनल कैलकुलेशंस। इनका रियलिटी से, यानी कि आपने किराए कितने किराए पे दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, खाली एक नोशनल कैलकुलेशन है, उसको करना पड़ता है। तो सरकार ने, अब क्या हुआ, इस जजमेंट में ये आया कि हम जब हायर ले रहे हैं 7 लाख रुपए, वी आर एज्यूमिंग ये 7 लाख रुपए चंकी साहब को मिल सकते थे, लेकिन अजम्पशंस में भी रियलिस्टिक अजम्पशन होनी चाहिए। यहां पर केस कोर्ट में गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सही है, जब अजम्पशंस ले रहे हैं तो सारी सिचुएशंस देख के ली जाए। तो अगर टेनेंट डिफॉल्ट कर देता तो हमें 7 लाख को ही मिलते कोर्ट से, कोर्ट तो 4.5 दिलवाता। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, ये 4.5 ले लेते हैं। अब आप क्या करिए, अब आप एक्चुअल रेंट कंपेयर करिए। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, जितने महीने किराए पे दी हुई है उसका एक्चुअल रेंट लिखिए। सर मैंने प्रॉपर्टी 50,000 महीने पे दी हुई है 12 महीने के लिए, तो 6 लाख लिख लीजिए। अगर प्रॉपर्टी आपने 8 महीने किराए पे देती तो 50,000 इंटू 8 लिख लेते, ठीक है ना। अच्छा ये बात याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट इज लिंक टू ओनरशिप पीरियड। जितने महीने आप ओन करते हो प्रीवियस ईयर में, ओनरशिप। अगर आपने प्रॉपर्टी जुलाई से ली है तो एक्सपेक्टेड रेंट जुलाई से मार्च। अगर प्रॉपर्टी दिसंबर में ली है, दिसंबर से मार्च का। प्रॉपर्टी अगर आपने फरवरी में ली है तो फरवरी मार्च का। ये तो आपको पता ही है ना, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। अच्छा, एक्चुअल रेंट का क्या लिंक है, लेट आउट पीरियड। जितने महीने आपने लेट आउट करी है,
तो अगर आपने लेट आउट 8 का करा है, ओनरशिप 12 की है, तो भाई स्टैंडर्ड रेंट तो 12 होगा, एक्सपेक्टेड 8 होगा। इस क्वेश्चन में मैं 12 महीने ओनरशिप ले रहा हूँ, 12 महीने रेंट ले रहा हूँ, तो दोनों 12-12। ओनरशिप लेता 12 महीने, लेट आउट 8, तो 12 और 8। अब गवर्नमेंट कहती है हायर फिगर ले लिया जाए, और हायर फिगर इज 6 लाख। दिस इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। दिस इज ऑल्सो नोन एज GAV। अब आपको समझ आ रहा है गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है जो आपका एक्चुअल किराया है, एक्चुअल रेंट, उसको कंपेयर किया जाए ER से। और ER निकालने के लिए ऑलरेडी हमने पापड़ बेले, म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। तो ER इज अ डीम्ड रेंट। यस, ER को हम डीम्ड रेंट भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डीम्ड रेंट। तो अगर हम कहानी को सरल शब्दों में बोले, HP इज एक्चुअल रेंट और डीम्ड रेंट विच एवर इज हाई, दैट्स इट। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने किराए पे 3 लाख के लिए दिया, एक्सपेक्टेड रेंट या डीम्ड रेंट 4.5 आ रहा है, तो हम 4.5 एनुअल वैल्यू लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि आप 4.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा पे टैक्स दे दो, उससे कम कमा रहे हो दैट इज योर फॉल्ट, गवर्नमेंट सेज। हम तो भैया आपकी इनकम 4.5 मान चुके हैं, लेकिन आप खर्चे भी माइनस करने हैं, क्योंकि इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी है। इसमें से पहला खर्चा माइनस करिए, म्युनिसिपल टैक्सेस। Municipal taxes are house tax, property tax, local taxes which have been paid by the owner during the previous year to the local authority. All the taxes levied by the local authority and which have been paid by the owner. This is on paid basis. This reduction is on paid basis. Due basis पे नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग है तो जिस साल पे करोगे जब मिलेगा। तो ER का लिंक ओनरशिप से, जितने महीने ओन करते हो। एक्चुअल रेंट का लिंक किराए के पीरियड से, ये पेमेंट बेसिस पर। तो मान लीजिए आपने पे किए पूरे साल में 50,000। नाउ यू सब्ट्रैक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस आउट ऑफ इट, यू गेट NAV, नेट एनुअल वैल्यू, विच इज 5,50,000। सर हमने ना बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत इसमें मरम्मत करवाई है, बहुत पत्थर लगवाए हैं, बहुत वाटर प्रूफिंग करवाई है, खर्चे हमारे 3-4 लाख आते हैं। गवर्नमेंट ने कहा भाई हाथ जोड़ते हैं, 3-4 लाख के खर्चे माइनस करोगे तो इनकम क्या बचेगी? गवर्नमेंट ने इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं 24A सेक्शन के अंतर्गत, विच इज 30% ऑफ NAV। एंड दिस इज स्टैंडर्ड मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड at 30%. Actual expenditure are irrelevant. Actual expenditure are irrelevant. आपके असली के खर्चे कितने भी हों हमें मतलब नहीं है, हम 30% देंगे। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। सम पीपल कॉल स्टैट्यूटरी डिडक्शन आल्सो एज पर द लॉ, एंड दिस बिकम्स 1,65,000। आपके एक्चुअल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल रिपेयर्स, मेंटेनेंस कितनी भी हैं, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, यू विल गेट 30%। And another injection or the deduction which government gives from NAV is 24B, which is interest on housing loans, which can be for repair, renovation, reconstruction, purchase, construction. 5 purposes: repair, renovation, reconstruction, purchase, construction. This is under section 24B. Assume, and this interest is on due basis. Whatever interest is due during the previous year, you're going to get as deduction. And let us assume it to be, guys, 2 lakhs. Let us assume it to be 2 lakhs. With this calculation is quite tricky. In the coming lectures, in my classes, I'm going to explain you how to calculate this. And the remaining amount is 1,85,000, which is your taxable HP income. Taxable HP income. So you earned a rental income in this case of approx 6 lakhs, but your taxable income is only 185. So government is really helpful in this case, though एक बार तो आर्टिफिशियल इनकम निकालने पे ऐसा लग रहा था कि बैंड बाजा बारात होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेट अस नाउ रीकैप द सिस्टम व्हिच वी डिड इन 2 minutes. सबसे पहले, in order to be taxable under this head, you should be having a building with or without attached land. You should be the owner, the legal owner or the deemed owner, and you should not be using it for commercial purposes. If you're using half property, then half will not be entered in this head. If you're using entire property will not be taxable under this head.
Then we need to compute the income, which is known as annual value. And annual value, you require ER, that is expected rent. And for that, you require municipal value, fair rental value, whichever is higher, or standard rent, whichever is less, as per the Supreme Court judgment in the case of Sheela Kaushik versus CIT. Then the ER is compared with actual rent, and we take whichever is high, which becomes GAV, that is 6 lakhs. But mind you, ER is linked to the ownership period, जितने महीने property own करते हो. Actual rent is linked to the let out period. Then you subtract municipal taxes during the previous year paid by the owner on payment basis. Then you take two deductions from NAV, 24A, that is standard deduction, fixed at 30% of NAV, irrespective of actual expenditure, and interest on housing loan, that is, repair, renovation, reconstruction, purchase, construction, under section 24B on due basis. And that is your taxable HP income. So easy. And in the remaining lectures in my classes, I will be discussing the nitty-gritties of it, various situations, how to calculate this interest on housing loan deductions. So guys, आज का लेक्चर अब समाप्त करने का टाइम आ गया है और ऐसे ही मैं आपके सामने कंटेंट को लेके आता रहूंगा. कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन so that I also know what do you like, and if you want some other topics to be discussed by me, also mention in the comment box. All the best. जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ख्याल रखिए अपना.